तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। तो आप लोग में से किन किन कितने लोगों ने शिक्षण को काफी अच्छे तरीके से याद कर लिया है या मतलब पढ़ लिया है काफी बेहतर ढंग से शिक्षण अक्षमता को? कोई है? विदिशा, रुपेश। हम्म। तो आप सब भी जिन्होंने नहीं देख पढ़ा है, एक बार शिक्षण पढ़ लेंगे क्योंकि उससे 5-6 प्रश्न आते ही हैं। स्वाति ने भी रेज किया तो हाँ, सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा शिक्षण को। तो हम लोग शोध की बात करते हैं। तो शोध में सबसे पहले शुरुआत होती है इनके शब्द रिसर्च से। रिसर्च क्या है, क्यों इसको रिसर्च कहते हैं, कोई बताएगा? दोबारा से शोध करना मतलब होता है। दोबारा नहीं, किसी चीज को मतलब जो उस पहले से अवेलेबल उसमें है उसको नवीनता दोबारा से खोजना, उसमें क्या उसको पुराने खोजेंगे? दोबारा से तथ्यों को ऑब्जर्व करके जो नई चीज है उसमें उसके बारे में पता लगाना। अच्छा, और जैसे क्या होता है उसमें नवीनता लाने के लिए उसपे प्रोग्रेसिव करने के लिए ये ऐसा किया जाता है बेसिकली रिसर्च। ये है कि शोध आप रेफरेंसेस ढूंढते हम हैं जो बात और हाँ बोलिए एकदम आप से बोलिए। बेसिकली बहुत सारे किताबों से एक किसी टॉपिक पर आप मान लीजिए कोई एक कीवर्ड है हम्म, 1947। अब 47 से रिलेटेड कोई भी सोशियो पॉलिटिकल या फिर और भी चीज जो भी अन्य अन्य किताबों में मान लीजिए 100 किताबें हैं उनमें 47 के बारे में कुछ भी दिया हुआ है और फिर जब मिला करके आप कंक्लूजन एक तैयार करते हैं और उससे एक टॉपिक निकल के आता है जो मतलब कि समझ में आए एक तरह से वो अपने आप में एक किताब बन जाए हम्म, उस पे बात की जा सकती है। इस तरह का कुछ होता है आई थिंक। इसका नहीं, हाँ मैं सीधी बताऊँ सी क्या होता है? परिभाषा होगा हाँ कि जो भी उसमें पुरानी चीजें हो उसमें नवीनता लाना ताकि हम्म, उसमें विकास हो सके निरंतर बाई निरंतर। और स्वाति क्या बोल रही थी आप? जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे कोई चीज़ होता है, कोई पुरानी चीज़ ले लो, ऐतिहासिक चीज़ ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत जानकारी 100% नहीं बोल सकते कि हाँ, ये इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे नई चीज़ों को खोज करना, यही है रिसर्च। अच्छा, और अभिषेक और आराधना, आप लोग क्या कहना अ, चाहते हैं? शोध जैसे कि हम जैसे कि हम लोग किसी भी हाँ जैसा कि हम लोग किसी भी विषय या किसी भी समस्या को लेकर जब हम शोध करते हैं, तो उसमें जो है हम नवीन तथ्यों की प्राप्ति करते हैं और जो हमारे पहले से जो पुराने आंकड़े हैं, जो पुराने डेटा हैं, वो सब उनमें से हम देखते हैं कि जो नवीन हमें मिले हैं, उनमें से हम देखते हैं कि उसमें कुछ संशोधन करते हैं। तो इस प्रकार से हम शोध से हम ऑब्ज़र्व करके एक अवलोकन करके हम नई नवीन तथ्यों की प्राप्ति करते हैं। और अभिषेक जी क्या कह रहे थे आप? आराधना जी ने जो बताया वो काफ़ी कुछ वैसे ही कुछ बताना चाह रहे थे। इसमें बस यही कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी वो सर्च हुई रहती है, बस उसमें और हम नई चीज़ों को जोड़ते हैं और उसमें गहराई में जाकर जो है उसको फिर से अन्वेषण करते हैं और चीज़ें नई चीज़ों को जा देख समझते हैं और फिर उसके ज्ञान को और बढ़ाते हैं। हाँ, देखिए रिसर्च जो है ना, ये नाम से हमको पता है कि किसी चीज पे पुनः चीजों को खोजना। मतलब कि वो चीजें पहले से हैं, ऐसा नहीं कि वो चीजें कभी थी ही नहीं। ठीक है। जैसे कि हमको ये पता था कि एक लेखक के रूप में तुलसी या कबीर पहले से थे। ठीक है। इतिहास के माध्यम से या कैसे भी हमको पहले पता था। लेकिन समय के साथ जब उस पे और चीजें पता चली तो हमको लगा कि उनके अंदर रहस्यवाद है। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, खैर आपके नए लोगों ने उनके अंदर मार्क्सवाद या कई लोगों ने क्या क्या ला दिया है, वो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से आप कह सकें ऐसी चीजें जो पहले जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है, हमारे नील कमल जी कहते हैं कि जैसे एक साइकिल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन अभी साइकिल प्रोसेस थोड़ा उलझा हुआ है, तो उससे अच्छा हम ये कहेंगे कि जो चीजें हमको पहले से ज्ञात हैं, ठीक है, और हम उस पे कुछ नया देना चाहें। देखिए, आज के समय के रिसर्च की बात मैं नहीं करता।
आपको भी पता है, हमको पता है, इस समय जो जिस तरह का शोध होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो जैसे कि आपको मान लीजिए, आप में से कई लोग जैसे विदिशा को देख लीजिए, ये नरेंद्र कोहली पर शोध करना चाहें तो नरेंद्र कोहली हम लोग सब जानते हैं कि उनकी क्या-क्या रचनाएँ हैं, वो कैसा लिखते हैं, लेकिन उनके अंदर इन्होंने कुछ नारियों के प्रति एक नई चीज़ देखी, स्त्री चेतना देखी। तो मतलब पढ़ा तो हमने उस नज़रिए से था उसको, ठीक है? हमको लेकिन ये जो गूढ़ चीज़ें दिखती नहीं हैं, उन्हीं एक गूढ़ चीज़ को लेके एक विस्तृत चीज़ बनाना। अब हम लोग आगे रिसर्च के कई प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें चीज़ें आएँगी। तो छोटी चीज़ से लेके एक चीज़ को पकड़ के उसको इतना बड़ा बना देना कि आपको लगे कि हाँ, अब कुछ पे नया काम हुआ है, कुछ नया मिला है। ऐसा तो ये भी हो सकता है ना कि आप रात भर में मोहन राकेश को आपने पढ़ा, आपको उसमें कुछ नया दिखा, सुबह आपने क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, फॉरवर्ड होते कि एक नया इसको रिसर्च का नाम नहीं देंगे। रिसर्च मतलब क्या होता है कि आप किसी प्राप्त चीज से कुछ नया खोजते हैं, पर वो चीज जो है वो तथ्यात्मक रूप से या अधिकतर सही होती है। मतलब ऐसा है कि आप कोई ऐसी चीजें नहीं ला सकते। आपको पता होगा कि जब आप कोई थीसिस लिखते हैं, जब आपका पीएचडी पूरा होता है, तो फिर वो 2 बार, मतलब 2 बार चेक होता है, ठीक है, कि आपने क्या काम किया है उसके ऊपर या कैसा काम किया है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो आपके मोटे मोटे परिभाषा, जो आप सबने सही बताया, सबने सही बताया, जो आपको पहले से प्राप्त है, ठीक है, मतलब जो पहले से प्राप्त है उसी में कुछ नया खोजना, मतलब पुराने में नवीनता लाना, यही रिसर्च है। मतलब जो आपको प्राप्त है उसमें नवीनता लाना, ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है, उसके लिए आप पहले बहुत ध्यान पूर्वक उसका विश्लेषण करते हैं, समझते हैं उसको, कि हाँ, जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कबीर के कविताओं के अंदर स्त्री चेतना देखने का प्रयास किया, तो आप क्या करेंगे, पहले हर उस दोहे को पकड़ेंगे, जहां वो दिखेगा आप बहुत तेजी से जाएंगे, आपको नए नए तथ्य मिलते हैं, कबीर ने कि ऐसा भी कहा था। हो सकता है आप कई शिक्षकों से भी बेहतर उस मामले में चले जाएं, कई शिक्षक उस हद तक ना गए हों इस स्त्री चेतना को लेके। तो ये होता है एक रिसर्च का काम, कि वो आपको उसमें नया खोजते हैं, जो आपको पहले से कबीर आपको मिले हुए हैं, आप उनमें ही काफी कुछ नया खोजने लगते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, ट्रूथ सर्च ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे जो सच बात ये है कि जब हम कोई नई चीज खोजते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम चीजों को सही खोजें, ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं, उनमें से जो सच्चे तथ्य हैं, जो असली तथ्य हैं, उनको हम निकालें, असली मतलब कि जो सही है, कुतर्क ना करें। और अंत में कहते हैं कि सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। देखिए अब ये है कि क्या कहते हैं, एक सिस्टमैटिक मेथड, जैसे उन्होंने बोला साइक्लिक है, वैसे आप कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक मेथड है। आप सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, मतलब कि आपको पता होगा, जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो हमारा एक होता है कि हम एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब एक समस्या के हल की तरफ जाते हैं। वो कैसी समस्या है, अच्छा आप लोग बताइए कि क्या कबीर की नारी चेतना एक समस्या है? क्या कहेंगे आप सब? क्या उनके अंदर जो नारी चेतना दिखती है वो एक समस्या है? मुझे नहीं, नहीं वो लगता। समस्या नहीं, समस्या नहीं है, वो तो उनका दृष्टिकोण है ना एक नारी के प्रति। नहीं, हाँ, समस्या नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब नारी के प्रति दृष्टिकोण है कि वो मतलब वो कहते हैं ना कि जो नारियाँ होती हैं वो जो मार्ग होता है भक्ति का, उसमें एक तरह से रोड़ा होती है, ऐसा वो कई दोहों में कहते हैं। तो वो एक तरह से अगर देखा जाए तो उनका ये समस्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस समय का परिवेश ऐसा था कि लगभग वैसा ही सोचते थे लोग, क्योंकि तुलसीदास को हम देखेंगे तो उनके में भी कहीं-कहीं ऐसा मिलता है। तो हम कई हद तक ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, एक मिनट, क्या मेरी स्टेम को से पिंड दिख रही है ना, मेरे में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, पता नहीं क्यों। तो देखिए क्या, हम ये कह सकते हैं कि हम किस समस्या की खोज तब कर रहे हैं, ये बताइए। जब समस्या है ही नहीं, तो हम लोग किस समस्या की खोज में पड़े हुए हैं भाई? नहीं, समस्या नहीं है, उसको दूसरा नाम दे सकते हैं, समस्या नहीं कहेंगे यार। देखिए तो एक समस्या है, पता है समस्या क्या है? समस्या ये है यहाँ पे
कि और लोगों के मन में ये चीज ही नहीं आई कि कबीर के अंदर काव्य में एक नारी चेतना भी, एक नारी दृष्टि भी है, कि मतलब ये क्या कहते हैं, स्त्री विमर्श में उन्होंने कुछ लिखा है। ये समस्या है कि और लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यही तो आपको नया बना रही है और लोगों से ना। न्यू क्या है, यही तो है ना कि आपको पता चला। तो एक उसका जो सबसे पहला क्या कहते हैं, सबसे पहले एक लक्षण है एक अच्छे रिसर्च का, कि आप एक नया प्रश्न लाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आलोक जी से पूछता हूँ कि आलोक, अगर कल को आपको शोध करना हो, आप किसी ऐसे विषय पे शोध करना पसंद करेंगे जिस पे कई शोध हो चुके हो, किसी ऐसे पे जो बिल्कुल नया हो, आप किस पे करना पसंद करेंगे? जी, जो बिल्कुल नया हो मगर लोगों के लिए आवश्यक हो। रेलेवेंस रखता हो, सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ, आवश्यक हो जो। तो ये भी तो नया है हुँ। ना। एक एक समस्या तो ये भी है कि लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊँ आपको, मीराबाई जो है, आप आज मीराबाई को बहुत, मीराबाई, हाँ, मीराबाई को आपने बहुत अच्छा स्थान दिया, बिल्कुल उस स्तर की कवयित्री है वो। लेकिन आपको पता है एक लंबे समय तक उनको बहुत हाशिए पे रखा गया। वो सामने कब आई, जब उनपे काम होना शुरू हुआ, उनको लोगों ने पढ़ना शुरू किया। रिसर्च भी यही है कि आपको ऐसे लोग, जैसे कि शुक्ल जी का कथन है जो केशवदास के बारे में था कि उनको कवि हृदय नहीं मिला, हम लोग तो मान के बैठ गए। अब जब कुछ लोगों ने उस पर शोध किया, शोध के बाद उस पर किताबें छपी, तो हमको लगा कि नहीं भाई, केशवदास तो बड़े कवि थे। समस्या थी क्या, कि हमने उनको स्वीकार नहीं किया। उसका हल क्या है, कि रिसर्च हुआ कि नहीं यार ये गलत था, ये चीजें सही है। रिसर्च क्या है, आपको नई चीजें जो पहले से प्राप्त चीजें उनमें कुछ नया मिलना। अगला क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे, इस पे भी आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, अब आप चीजों को देखते हैं कि देखना परखना सीख जाते हैं। एविडेंस, एक्सपर्टीज, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक। देखिए, इसमें ये साइंटिफिक है, ये अलग से आपको मिलेगा। एक्सपर्टीव मतलब उस चीज के बारे में आपको कुछ ज्यादा ज्ञान होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, और एक क्या है कि एविडेंस मतलब कि साक्ष्य। अब इस साक्ष्य वाला एक केस स्टडी और हिस्टोरिकल रिसर्च में काम आता है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, अभी इसको लेके परेशान मत होइए क्या है ये। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे काम का है ऑब्जेक्टिव या अनबायस्ड। ठीक है, देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव बात करें, कभी प्रश्न आपको आ जाए कि आपको रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव होना है, ऑब्जेक्टिव होने का क्या मतलब है, तो आपका ये मतलब है यहाँ पे रिसर्च में कि आप अनबायस्ड हैं। अनबायस्ड मतलब आप किसी एक के प्रति अधिक झुके हुए नहीं, और किसी एक के प्रति अधिक कहते हैं उठे हुए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जैसे शुक्ल जी ने पकड़ा तुलसीदास को, उनके इर्द गिर्द ही पूरा इतिहास लिख डाला। जो उस परिमाप में उनके आ गया वो अच्छा कवि हो गया, जो नहीं आया वो बुरा कवि हो, बुरा नहीं पर उनसे कमतर रह गया। ठीक है, तो ये एक होता है ना, उनका एक झुकाव था तुलसी की तरफ, और हम सबका झुकाव किसी न किसी एक कवि की तरफ होता है। और जब कल को आप इतिहास लिखने, आप कुछ ऐसा लिखने बैठेंगे, तो आप जो आप कविता का एक बनाएंगे कि कविता कैसी होनी चाहिए, उसमें अपने प्रिय कवि को रखेंगे। ठीक है, जैसा कि इसकी भुक्तभोगी हमारी विरसा जी हैं, मैं बार बार उनको कहता रहता नहीं ऐसा करो वैसा करो। हाँ, मैं अपनी चीजें उनके ऊपर थोपता हूँ कि कविताएं ऐसी होनी चाहिए, इस स्तर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय प्रसाद हैं या निराला हैं, मुझे लगता है कि कविताएं अच्छी वही हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यही काम होता है कि आप जब ऑब्जेक्टिव हो, जब आप उस कुछ रिसर्च कर रहे हो ना, तो आप अगर मान लीजिए कविता क्या है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसमें एक कवि की ओर मत जाइए, बायस्ड मत होइए। पर खैर हम उससे बच नहीं पाते हैं। पर रिसर्च का एक सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है कि आप अनबायस्ड रहें चीजों को लेके, किसी एक की पक्षधरता ना हो। ठीक है, आप किसी के पक्ष में या किसी खेमे में ना रहें, आप उन चीजों से बचें। तो आप ये शब्द याद रखना कि जब आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च में, तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि अनबायस्ड होना। ठीक है, मतलब किसी का पक्ष ना लेना। ठीक है, तो अभी इसमें जो हमने पढ़ा रिसर्च क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया है। और हमने इसमें मुख्य रूप से जाना कि सॉल्यूशन की बात क्या होती है, और एक हमने जाना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये सब चीजें आपको रिसर्च में आगे मिलेंगी, तो इन चीजों को लेकर परेशान ना हो अभी। ठीक है, अच्छा, इसमें सब किसी कुछ पूछना है अभी, किसी को कोई समस्या? विरसा जया, विकास। नहीं, पूछना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़िंग है ये।
थोड़ा किस सा चीज को लेके? मतलब रिसर्च पूरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत नहीं नहीं, अच्छे से बस समझ में देखो, नहीं आ रहा था। अभी बस इतना जानो कि रिसर्च क्या है, प्राप्त चीज में कुछ नया निकालना है, इतना जान गई हो। ठीक है। हाँ, ये समझ गए हम। रिसर्च के लिए पहले एक प्रॉब्लम चाहिए, ये जान गई हो कि रिसर्च करने के लिए पहले तुमको समस्या होनी चाहिए तुम्हारे सामने, ये समझ गई? समस्या ठीक, हाँ, लेकिन हमको यही चीज लग रहा है, उसको समस्या क्यों बोल रहा है? उसको तो एक नया मतलब समस्या नहीं आविष्कार कह बोलना दें? चाहिए ना फिर। हाँ, आविष्कार कह दें? आविष्कार कह दें? आविष्कार नहीं, उद्देश्य कह सकते हैं। नहीं नहीं, देखो उसकी एक वजह ये है ना कि जो उस समय लोग मानते थे, लोगों की मानना यह था कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो जब वो चीजें प्राप्त, उसमें वो चीज आपको क्यों नहीं दिखी, तो एक समस्या ही है ना कि उस समय का जो तत्कालिक साहित्यिक लोग हैं उस चीज को नहीं जानते हैं, उनको जानना चाहिए ये चीज। ठीक है। उसको इसलिए समस्या का नाम दिया जाता है। अच्छा, आपको पता है आप बिना समस्या कोई चीज नहीं करते हैं अपने जीवन में, खासकर आप जेआरएफ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको, आपके सामने समस्या है कि आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे बिना नेट जेआरएफ के। समस्या तो वो भी है, समस्या इसको भी नहीं कहना चाहिए। वैसे यहाँ भी समस्या है। समस्या ये है कि आप जिस पे शोध कर रहे हैं उस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पे काम नहीं हुआ है। जब उस पे काम ही नहीं हुआ है, ये भी तो एक समस्या है ना कि लोगों ने उस चीजों को क्यों नहीं छुआ, उन चीजों से क्यों अछूते रहे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य, जैसे कि संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, या इन सब विधाओं पे काम नहीं होता है कभी। तो ये भी समस्या है ना कि लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको समस्या कहा जाता है। हाँ, एक बात से मैं आपके सहमत हूँ हाँ, हम कि समझ गए। पूर्ण रूपेण इसको समस्या कहना उचित नहीं है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नकारात्मक हो जाता है ना। लेकिन अब क्या है कि उनका एक अलग मानसिकता थी, उन्होंने ऐसा बनाया, और हमारी मजबूरी है। जब नए शब्द हमको मिल जाएंगे उस स्तर के, तो फिर हम लोग बदलेंगे इसको। अभी के लिए समझिए कि सबसे पहले आपके पास एक समस्या होनी चाहिए, और हमने अगली बात क्या जानी कि आपको अनबायस्ड रहना है, इसको हम लोग रिसर्च की भाषा में कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव होना है। ठीक है। तो बस तीन चीजें समझ में आ गई तुमको ना, मैंने तीन चीजें मैंने समझाई हैं कि रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हाँ, तीन वो समझ हमको गई हो समझ ना? में आ गया है। हाँ। हाँ, तो ये तीन आ गए तो फिर बाकी हम लोग चीजें समझ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है। तो हम जो दूसरे पृष्ठ पे आते हैं, हमको जो पढ़ना था आज, मैं दो ही एकदम साधारण जो थी, एक कहते हैं, दो ही चीजों के बारे में आज मुझे बात करनी थी आपसे। हमने रिसर्च जान लिया कि रिसर्च क्या है। अब हम अब जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। ठीक है। रिसर्च के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव की आपको क्या कह सकते हैं कि सबसे हिंदी अगर आपको जाने, तो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है कि व्याख्या शैली में, आप व्याख्या कहते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। वर्णनात्मक। हाँ, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक शोध, उसमें क्या है, डिस्क्राइब, मतलब कि उसमें ये है कि कोई एक स्थित परिस्थिति हो, एक कोई विषय हो, या किसी का व्यवहार हो, या कोई नियम, मतलब उसके बारे में आप किस चीज को जो है उसके बारे में आप क्या बताते हैं। शब्द देखिए क्या क्या, हु, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है। तो ये इनके अंदर आता है। अच्छा, ये आप सोच के आप परेशान होंगे, ये सब क्या है। देखिए, आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, मतलब याद क्या रखना है कि इन शब्दों को याद रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा प्रश्न आता है कि हु, कौन। मतलब डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हैं, चीजों को बहुत विस्तार, बहुत वर्णन करते हैं, जैसे कि हिंदी में अधिकतर रिसर्च आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। क्यों? क्योंकि आप, जैसे मैंने उठा लिया, मान लीजिए दूधनाथ सिंह को, कि दूधनाथ सिंह के गद्य में ये है, तो उसका वर्णन करूंगा। क्या वर्णन करूंगा? सबसे पहले क्या है, दूधनाथ सिंह कौन है। ठीक है। उनमें क्या है, इन्हीं दोनों पे मेन बातें होती हैं कि उनमें क्या है, ऐसा है उनके गद्य में, ऐसा क्या है जो मुझे उस तरफ उसने आकर्षित किया है। अगला क्या है, ये जो व्हेन वेयर हाउ है, इसको आप अलग नजरिए से देखिए कि ये होता है कि उनका जो रचना काल किस प्रकार के, उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, उन्होंने कैसा लिखा है, उनके रचनाओं में क्या-क्या मुख्य संदेश हमें क्या मिलते हैं, क्या सीख मिलती है हमको, लिखने रचना का उद्देश्य क्या रहा है उनका। तो ये सब जब आप चीजों को वर्णन करने लगते हैं ना, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब वर्णनात्मक रिसर्च में आता है। जहां वर्णन कर रहे हैं वर्णनात्मक हो गया। ठीक है। इन शब्दों का रखना कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ का प्रयोग डिस्क्रिप्टिव में होता है। इसमें किसी को कोई समस्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, वर्णनात्मक शोध क्या होता है? नहीं। किसी को भी कोई समस्या, किसी को भी, किसी को है? चलिए, तो बेहतर है।
अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब ये है आपका प्रायोगिक शोध या प्रयोग द्वारा जो उत्पन्न प्रयोग से जो शोध किया जाता है। इसमें क्या है, दो चीजें हैं, ठीक है। तो प्रायोगिक शोध में मैं आपको बताता हूँ। एक होता है, इन्होंने पर इसको देख लें, देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, टेस्टिंग होती है चीजों की। एक्सपेरिमेंटल आपका एक्सपेरिमेंट, जैसे केमिस्ट्री में लोग एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं चीजों को ना। और उसका अगला क्या है, कॉज इफेक्ट। और उसका देखिए मेन इसका शब्द क्या आपको है, आपको क्या देखना है, आप इसके कॉज, कारण और इसके प्रभाव को जानते हैं, ठीक है। इसके क्या वैलिडिटी, इसको उसके रिलेशन को जानते हैं, उसके संबंधों को जानते हैं कि इसको और इसको मिलाने से कौन सा नया बन जाएगा, क्या कहते हैं, कौन सा नया कलर मिल जाएगा हमको, इस अम्ल और इस अम्ल को मिलाने से क्या होता है ना, ये आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल, एक चर की बात करें, जो मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आज मैं बात करूंगा आप परेशान हो जाएंगे। आज मुझे आपको जो पढ़ाना है वो टॉपिक मैं लेके आया था, ये वाला जो नीचे है, क्या है, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में एक आता है। दो प्रकार की स्टडीज हैं, आप इसको लिख लीजिए, एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, दो प्रकार की है। आज आप इसको इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी आरईटी के उद्देश्य से या आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसके उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका एक है जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में, पहले तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम उसको समझते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है। उसमें क्या होता है कि आरईटी में, या इसमें इस बार पिछली बार आरईटी में प्रश्न आया था कि क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम की बात होती है, बीज पौधा पेड़। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमको शोध करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमको शोध करना है कि जो एक आम का पेड़ होता है, जब उसको हम बीज बोते हैं तो उसके 1 महीने बाद वो कैसा दिखता है, 1 साल बाद वो कैसा दिखता है, 10 साल बाद वो कैसा दिखता है, और 20 साल बाद वो कैसा दिखता है। तो यहाँ क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, नाम ही है ना क्रॉस सेक्शनल, मतलब क्या है कि आप एक 1 साल वाले पेड़ को पकड़ेंगे, एक 10 साल वाले, 100 साल वाले, मतलब ऐसे ही ढेर सारे पेड़ों को अलग अलग, एक ही समय पे अलग अलग, स्पेसिफिक टाइम पे अलग अलग, ठीक है। समय वही है पर आप अलग अलग पेड़ों को पकड़ेंगे कि ये इस समय इतना का था, ये इस समय इतने का था, ऐसा दिख रहा था, ऐसे से होता, इस समय से, मतलब विभिन्न पेड़ है, मतलब पेड़ों की संख्या जो है अलग अलग है, ठीक है। और इसी प्रकार का रिसर्च जब आपको यही करना है ना, 1 साल में कितना बड़ा था, क्या था, 10 साल में, 100 साल में, अगर आपको इसी पे करना है। जो अगला लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसमें क्या करते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है ऐसे ना। अब क्या करते हैं फिर उसमें क्या है कि आप बीज बोते हैं, ठीक है, बीज बुआ है तो एक दिन से लेके आप 100 साल तक अगर जिंदा हैं तो आप शोध करते रहते हैं उसके, उसी एक एक चेयर पे एक पेड़ है, आप उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, हम उसके अलावा? हमने भी देखा हाँ। है। स्वाति, विकास, कुमार। अच्छा। हम बुक भी पढ़े हैं। हाँ, मान लीजिए आप क्लियर हैं तो क्या उसमें क्या होता है, उसमें एक्टर जो है आपके उस मूवी में चेंज होते रहते हैं हर नए उसके साथ? नहीं, वो चेंज नहीं होते, उसमें चेंज नहीं होते रहते, उसमें वेट किया जाता है एक तरीके से, वही लोग रहते हैं, शुरू से लेके अंत तक जितने पार्ट हैं वही लोग रहते हैं। हाँ, तो एक वो मूवी है, या पायरेट्स ऑन कैरेबियन आप देख लीजिए, जॉनी डेप का। ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें आप, जैसे देखिए मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि आप कुछ मूवी देखते हैं जिसमें हीरो जो रहता है, ठीक है, जब 5 साल का दिखाया जाता है तो कोई दूसरा किरदार उसको प्ले करता रहता है, 20 साल के लिए दूसरा किरदार आ जाता है, या वही किरदार उसको फिर दिखाया जाता है, मतलब 60 साल के दिखाने के लिए एक अलग किरदार ला दिया उसने, मतलब एक ही समय पे अलग अलग किरदार हैं। लेकिन जैसे जो ऐसी कुछ मूवियाँ होती हैं इसमें एक ही किरदार के बड़ा होने का इंतजार किया, जैसे हैरी पॉटर, अगर आप जिसमें जिसने ना देखी, उसमें क्या होता है ना, पहले लोग छोटे बच्चे रहते हैं, अगली फ़िल्म बनाने के लिए 2-3 साल लोग इंतज़ार करते हैं, थोड़े बड़े हो जाएँ, जिनको जितने साल का दिखाना है, वही किरदार जब बड़े हो जाते हैं तो उनका किरदार आएगा। फिर वो लोग 3-4 साल इंतज़ार करते हैं, थोड़े और बड़े हो जाएँ, फिर उनको फिर दिखा सकें, ठीक है? मतलब अब आपके पास जड़ तो एक है, पर आप उसको एक लंबे समय तक उसके ऊपर शोध करते हैं, कि कैसा है, मान लीजिए अब देखिए, अब आप लोग अगर इसके बिना समझे तो एक नया तरीका है।
जैसे कि मान लीजिए आज के लोगों के व्यवहार को समझ के आपने क्या किया। आपने एक बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति पकड़ा, ठीक है? आपने एक बहुत हँसमुख स्वभाव के व्यक्ति को पकड़ा, कि आपने बहुत क्या कहते हैं, मान लीजिए कि बहुत अपने में मतलब बहुत अलग रहने वाले लड़के को पकड़ा। अब क्या आप रिसर्च कर रहे हैं किस चीज़ पे कि लोगों की मनोदशा कैसी-कैसी होती है, ठीक है? आप एक समय में आपके पास 3 चेहरे हैं, समय आपके पास एक ही है। आप एक साथ में तीनों के ऊपर शोध कर रहे हैं। और एक ये होता है कि आपने किसी एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके सारे मनोभाव को आप लिख रहे हैं, कब वो गुस्सा होता है, किस स्थितियों में, किस में शांत रहता है, कैसे-कैसे। एक लंबे समय तक। इसका मतलब आप मेन में समझिए जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, उसमें चर तो अलग-अलग होते हैं। मतलब क्या होता है उसमें एक पेड़ है, एक पौधा है छोटा-सा, पेड़ है और ये पेड़ जब 10 साल का हो गया, ऐसे 3 हैं, ठीक है? तीनों अलग-अलग पेड़ होते हैं। जैसे आपके बगीचे में आपने कोई आम लगाया, 1 साल बाद आम वैसा है, फिर आप 10 साल बाद जो पहले आपने आम लगाया था उसको देखते हैं, आम का पेड़, कि अब ऐसा होगा ये, ठीक है? आप रिसर्च दोनों के ऊपर करते हैं ना, छोटा होने पे पेड़ ऐसा है, बड़ा होने पे ऐसा है। लेकिन जो दूसरा रिसर्च जो है लॉन्गिट्यूडनल, उसमें क्या होता है कि आपने पौधा लगाया, तो आप पौधे से लेके उसके 10 साल पेड़ बनने तक उस पे रिसर्च करते रहते हैं, केवल एक पेड़ पे। आप दूसरे की तरफ नहीं जाते हैं। मतलब आपके पास जो वेरिएबल है, जो आपके पास जो चर है वो एक ही है। आप उसी के ऊपर एक लंबे समय तक काम कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से ज़्यादा अच्छा काम किस पे होगा? जो अलग-अलग पे, कि अगर एक पे करें लंबे समय तक उस पे होगा? जो एक पर करे। हुँ। एक पे जो होगा। हाँ, जैसे कि हम लोग एक बात कहते हैं ना कि आप एक ही किताब बार-बार पढ़िए। ऐसा क्यों नहीं कहते कि बहुत किताब एक ही बार पढ़िए? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप उसी चीज़ पे लगातार काम करेंगे ना, तो आप उससे एक आत्मीयता आपकी जुड़ जाती है। आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। यही चीज़ जो होती है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल में अलग बनाती है, क्या है कि जो क्रॉस सेक्शनल है उसमें एक टाइम होता है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब एक समय पे विभिन्न चरों पे बात होती है, विभिन्न वेरिएबल्स पे बात होती है कि ये इस समय ऐसा था, इस समय ऐसा था, इस समय ऐसा था। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है उसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल में कि एक ही वेरिएबल है। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक ही वेरिएबल है, उसमें छोटे या लंबे समय के लिए एक ही सेम वेरिएबल, मतलब पेड़ से उल्टा लिख दिया क्या मैंने, पौधे से पेड़ तक में, ठीक है? एक ही वेरिएबल है, पौधे से पेड़ तक में आप शोध करते रहते हैं कि बड़ा हो के ऐसा होता है, बड़े हो के ऐसे होता है। ठीक है, मतलब क्या है, मैंने क्या, हैरी पॉटर उम्र जो है उसका बढ़ती रही पर हीरो सेम है उस मूवी का। तो ये होता है। अब मुझे कोई बताए कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? आपसे बताइए। कोई बताए। हम बताएँ? बोलो बोलो। हाँ, तो क्या होता है ये क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि अलग-अलग मतलब कि अलग-अलग लोगों को लेकर एक रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है? हम्म, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक जैसे किसी पेड़ पे रिसर्च है, एक पेड़ और दूसरा जो पेड़ है, तीसरा जो पौधा है, तो तीनों को लेकर के कि 1 हफ्ते के बीच में इन तीनों में क्या इफ़ेक्ट आया, क्या-क्या चेंजेज़ हुए, उस पे रिसर्च हो गया, तो वो हो गया क्रॉस सेक्शन में। और हम्म, लॉन्गिट्यूडिनल में होगा तो उस बीज को मतलब बीज से लेकर पेड़ बनने तक जो-जो उसमें चेंजेज़ हुए, वो सब ऑब्जर्वेशन में आएगा, तो हम्म, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। बिल्कुल। चलिए विदिशा जी, और कोई बताना चाहेगा इसको? जो सामान्य तरह की घटनाएँ हैं, एक ही घटनाएँ को तरह-तरह से उसमें शोध किए जाएँ, अलग-अलग लेकर, वो हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि एक लंबे अंतराल तक एक ही चीज़ पर शोध किया जाए। ये भी सही है। और और कोई? आप मैं लोग कुछ बता कह रही रहे हूँ हैं? क्रॉस 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 सेक्शनल जो होता है, उसमें हम्म, एक ही टाइम तो एक ही रहेगा लेकिन चीज़ें अलग-अलग चीज़ों पर रिसर्च किया जाता है। हम्म, और जो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल है।
ठीक है। तो और कोई? इसमें क्या है क्रॉस सेक क्रॉस क्रॉस सेक्शनल में अलग-अलग समय पर हम लोग मतलब उसकी अवस्था को जानने के लिए कि अलग-अलग अवस्था पर क्या गलत है उसको ओए। सबसे अलग अलग समय नहीं होगा। समय एक ही है। स्पेसिफिक टाइम है ना, समय एक ही है। यार मेरे पापा कॉल आ गया था। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं क्रॉस सेक्शनल में समय एक रहेगा, एक नियत समय पे अलग अलग चरों पे होगा। और लॉन्गिट्यूडनल पर होता है कि टाइम पर, जैसे मतलब वो टाइम, जैसे तो वो क्या बोला जाता है, वो जिस जिस चीज अंतराल पे पे, एक होगा एक अंतराल ही पे चीज हो, पर एक होगा, एक और ही चर टाइम पे। भी अलग रहे, फिर टाइम भी उसका अलग रहेगा, लेकिन हम्म। जो जिस पे होगा वो एक ही रहेगा। हाँ, तो आपको चीजें क्या अ पकड़नी है, आप सब एक चीज अच्छा पकड़िएगा। समय एक ही रहेगा, अवस्था बस बदल रही है, नहीं? नहीं नहीं, सुनो। एक बार आप लोग, फिर मैं इस पे शायद जोर नहीं दे पाया। तो क्रॉस सेक्शनल है ना, इसका नाम है क्रॉस सेक्शनल। से संकरण आप समझिए। संकरण में क्या होता है, उसमें अलग अलग की बात होती है ना, मतलब समय एक ही है, जो स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब जो समय है आपका ना, वो समय एक ही है, एक नियत समय है। आप एक नियत समय पर शोध कर रहे हैं, मतलब आप 2023 में ही शोध कर खत्म कर रहे हैं, आप 2023 में आप शोध कर रहे हैं। आपके सामने बीज भी है, आपके सामने पौधा भी, आपके सामने पेड़ भी है। समय आपका एक ही है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड उसमें समय बदलता रहता है और चर एक रहता है। मतलब यहाँ समझिए कि यहाँ पे आपके जो चर है, जिन पे आपको शोध करना है, इसको मैं यहाँ देखिए, जिसमें आप शोध करते हैं उसको चर या वेरिएबल कहते हैं, याद रखिएगा। जो आपका यहाँ चर है ना क्रॉस सेक्शन में, यहाँ चर एक दो तीन चार हो सकते हैं, पर समय एक रहेगा, एक समय पे होगा। और क्या है, जो आपका यहाँ पे देखिए क्या है, चर अलग अलग है ना, दो तीन चार है, पर समय एक है। जो लॉन्गिट्यूडनल है, नाम लॉन्गी मतलब लंबा, समझ लेना कि भाई लंबा चल रहा है ये। उसमें क्या है, आपका चर एक है, पर समय अलग अलग है। अब बताइए आप लोग कि क्या, किसमें समय एक है, किसमें चर एक है? कोई बताए किसमें समय एक है, किसमें चर एक है? देखो, क्रॉस सेक्शनल में जो होता है वो क्रॉस में समय एक समय है, और लॉन्गिट्यूडनल में जो होता है वो डिफरेंट टाइम है, टाइम उसका अलग अलग होता है, लेकिन चीजें जो रिसर्च जिस पे होगा एक ही चीज पे होगा, और क्रॉस सेक्शनल पे अलग अलग चीज पे कर देता है, लेकिन टाइम वही रहता है। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा सही। हूँ कि चलो स्वाति के अलावा कोई और बताए इस बार। मैं ये पूछ रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल कि, हाँ हाँ, बोले अभिषेक जी। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल में चर एक ही होता है हाँ और क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा, चर अलग-अलग रहेंगे और एक ही टाइम पर समय उसका पे। हाँ, हाँ उस पे हाँ, जो है तो अध्ययन करते हैं। हाँ, तो और कोई बता रहा था इसके बारे में? क्या क्या होगा, कौन क्या बताना चाह रहा था इसके बारे में? हाँ भाई, चर अलग-अलग रहेंगे, समय निश्चित निर्धारित रहेगा हाँ, और जो एक क्रॉस सेक्शनल में। हाँ, क्रॉस सेक्शन हाँ हाँ। और उसमें समय निर्धारित नहीं रहेगा, एक लंबी अवधि रहेगी। हम्म। तो हाँ, आप सब सही हैं कि आप सब इसको इसलिए याद रखना। मैं सोची आज आपके लिए केवल एक ही रिजल्ट लेके आया, क्योंकि आप चिंता मत कीजिए, मैं लगभग 5 से 6 कक्षाओं में आपके लिए शोध काफी बेहतर खत्म कर दूंगा। पर आपको आज कुछ चीजें पता ही करनी है कि हम लोग जिस पे शोध करते हैं उसको हम लोग चर बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये अधिकतर एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? एक होता है, देखिए ये दो प्रकार के चर होते हैं, आप इसको आज समझ लीजिए। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आपको इसको समझना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, इसी से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, किससे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। देखिए क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, इसको हम लोग डीवी बोलते हैं, वो वह होता है जो आपके हाथ में होता है। वो क्या? वो ये है कि आपको अपनी सब्जी में नमक डालना है कि चीनी डालना है, कि आपके चाय में आपको नमक डालना है कि चीनी डालना है, ये आपके हाथ में, आपके कहते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु अब उसमें नई चीज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि मान लीजिए आपका जो टोप है, ठीक है, या आप जिसको भगोना बोलते हैं, भगोना है, हो सकता है गैस कुछ ज्यादा तेज चल रही हो या कुछ धीमी चल रही हो, तो चाय सही से पक ना पाई हो। उसके बाद जो स्वाद बदलेगा वो आपके उसके ऊपर निर्भर नहीं करता,
आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कहा जाता है कि आप देखिए, आप किसी चीज पे अगर काम करना शुरू करते हैं तो आप जैसे कि इस और इस रसायन की ए और बी की आपको क्रिया करवानी है, ठीक है। आपके हाथ में ए की मात्रा और बी की मात्रा है, किससे से ये होगा। लेकिन मान लीजिए उसमें आके हवा पड़ गया, पानी पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया जो अलग हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये आपके हाथ में नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। और उसमें एक एक्सटर्नल एक और वेरिएबल एक और प्रकार है जो आग के बाहर से प्रभावित कर जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी शोध को प्रभावित ही करे बहुत ज्यादा। हो सकता है उसको मतलब अलग कर दे, कुछ अलग कर दे, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए। जो आपके कंट्रोल में है, जिसकी चाबी आपके हाथ में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब आज आप खींच के जेआरएफ के लिए 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ये आपके हाथ में है। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आप जो है या तो 95 प्रश्न पे जेआरएफ होंगे कि आप 120 प्रश्न पे जेआरएफ होंगे, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। परिणाम आपके हाथ में तो है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। अभी आपके हाथ में क्या है? जो डिपेंडेंट क्या है? आपकी तैयारी आपके हाथ में है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको शोध के लिए क्या समझना है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके कंट्रोल में है, जो आपकी नियम मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आपकी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आप कितना सोते हैं कितना नहीं सोते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शोध में वो होता है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं होता है। आप में से आप कोई बताना चाहे, जो मैंने इतनी बार बोला है, आप कोई सामान्य शब्द बताओ कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कोई बताए। सर डिपेंडेंट हम्म, वेरिएबल वो होता है जो हमारे हाथ में होता हाँ, और है, जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कि मैं अ, इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? जैसे दूध है तो उससे हम लोग ये कर अ, अंशु जी आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है, मतलब आवाज आपकी आ नहीं पा रही है। भैया मैं बोल रही थी कि ये जो हमारे प्रीवियस शोध पत्र होंगे पहले हम्म, के, तो वो हम्म, डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएंगे हमारे, कि उससे हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हाँ हाँ। और जो हम उससे ग्रहण करेंगे अपने से, तो वो ग्रहण मतलब बेसिकली कुछ नया चीज आएगा, तो वो इंडिपेंडेंट में हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इन सब जो चीजों में मैंने मत नहीं। प्रीवियस शोध पत्र अभी अभी मत इन सब चीजों में फंसी है। अभी इस सब चीजों में फंसेंगी बहना तो फंस जाएंगी। अभी गंभीर मत, अभी ऊपर ऊपर जानिए, हम इस पे बात करेंगे। अभी गंभीरता में जब घुसेंगे ना, अभी हम लोग को बस सतही चीजें जाननी है कि जो हमारे नियंत्रण में है वो डिपेंडेंट है, जो नियंत्रण में नहीं है वो नहीं है। जैसे कि आप इस पे बात ये कीजिए पूरा कि हम आपने जो पुराने वर्षों के पेपर आप जो पढ़ रही हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि आपके हाथों में कि आप कौन कौन सा टॉपिक आप रीतिकाल छोड़ते हैं कि रीतिकाल पढ़ती हैं, ये क्या पढ़ती हैं क्या छोड़ती हैं। जी। लेकिन अगली आने वाली परीक्षा में वो आता है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपके बल्ले बल्ले, और आ जाता है तो फिर नुकसान हो गया। तो वो आपके हाथ में नहीं है, पर वो प्रभावित करेगा। जी अभिषेक जी बताइए, आप क्या अच्छा कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट अच्छा सुनो, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल करता है ना, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं ना। हाँ, कंट्रोल करता है वो पे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ज्यादा गहराई से बात करेंगे फिर समझेंगे कैसे कंट्रोल करता है। मतलब आप कहीं न कहीं आपके मन में परिणाम की इच्छा तो होती है ना कि हमको जेआरएफ करना है, तो वो तो कंट्रोल करेगा ही। हाँ, कॉज और इफेक्ट। हाँ, कॉज और इफेक्ट का खेल हो तो हम लोग जब पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गंभीरता से, फिर उसके बारे में जानेंगे क्या है वो। मतलब अगर आज आप दिन भर सो रहे हैं, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके हाथ में है, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फल को तो प्रभावित कर ही रहा है ना कहीं। भले आपके हाथ में ना हो, पर प्रभावित तो होगा ही वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से। इसके बारे में हम लोग अभी जब पढ़ेंगे ना, उसके बारे में तो और बेहतर से जानेंगे एक्सपेरिमेंटल में, गहराई से, क्योंकि उसमें कई प्रकार है। जैसे आराधना जी आप क्या नहीं, आराधना जी क्या करे थे आप? आपने हैंड रेज किया है। मैं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो स्वतंत्र चर होते हैं, उनका जो प्रभाव है, वो आश्रित चर पे पड़ता है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आश्रित चर बिल्कुल। पे उसका हाँ, तो वो वही मैं पूछ रही थी। हाँ, वो बिल्कुल पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। मैं पता है उसको इसलिए बचा के रखा था कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग जब
डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करेंगे तो हम लोग उसकी बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। पर जैसे ये लोग कह रहे हैं, स्वाति ने कहा, इन्होंने कहा है, देखिए क्या है कि ये कॉज और इफेक्ट पे काम करता है कि आपके हाथ में जो चीज है उससे आप एक नई चीज, या मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसको कुछ कुछ हद तक उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं वही फिर से बोलूंगा, वही चीज दोहराऊंगा, जैसे कि आज आप जेआरएफ के लिए अगर आप दिन भर सो रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पे पड़ना ही पड़ना है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहते हैं ना, फल हमारे हाथ में नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो हमसे, और आप खींच के पढ़ रहे हैं तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा उस पे। तो जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका प्रभाव आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो आपके हाथ में है, उस पे पड़ना ही पड़ना है। ठीक है। अब सिख जी, आप क्या कह रहे थे? मैं बस वही एक छोटा-सा उदाहरण आ रहा था, तो मैंने हाँ सोचा उसको बताओ, रखूँ। हाँ बताओ बताओ। तो जैसे दूध है उसको हम चर मानते हैं, तो जैसे वो हमारे हाथ में है कि वो दूध का फॉर्म वो दूध में ही रहेगा या फिर उसका हम पनीर भी बना सकते हैं। तो जो हाँ जो दूध है वो हो गया मतलब वो पनीर बन जाएगा, वो डिपेंडेंट हो गया। यानी वो हमारे हाथ में है कि हम उसको पनीर बना दें या फिर नॉर्मली उसको दूध को दूध के फॉर्म में ही रहने दें। हम्म। तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, नहीं इंडिपेंडेंट होगा ना, अब दूध दूध ही बन रहा है तो ठीक है, दही बन रहा है, पनीर बन गया तो फिर हाँ सही कहा आपने, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। पर बड़ी बात ये थी कि आपने काम किया दूध के ऊपर, ठीक है, तब पनीर बना है। तो कहीं न कहीं वो हाँ, आश्रित था ना कि आपने दूध के ऊपर काम किया है। आप कुछ और बना देते फिर कुछ और बनता। अरे आपको आकृति पता नहीं, कि मुझे क्यों लग रहा है कुछ नई आकृति बन गई है। हाँ, लड़की बना भूत बना दिए वो। हाँ, वो गलती से। ये तो अच्छी बात है। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, मैं इसके ऊपर एबीसीडी कर रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या था, एक लड़की का चित्र बन गया ये। ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे हाथ में नहीं है, पर मैं इसको कर रहा था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल में आके मैं इसके ऊपर कुछ कर रहा था, कलाकारी, तभी तो बना ना वो। तो आप ये कह सकते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रभाव जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। ये कैसे पड़ता है अभी हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज आपको जो हमने मुख्य बातें बताई, इतने लंबे समय में कुछ खास बातें नहीं बताई आज हमने आपको। हमने बताया रिसर्च क्या है भाई, जो पुरानी चीज में कुछ नया खोजना। अगला क्या है, जब हमने सोचा कि समस्या होनी चाहिए हमारे सामने, इसके बारे में हम अगली बार क्रम से पढ़ेंगे कि समस्या किस प्रकार की। उसके बाद क्या है, आपको अनबायस्ड होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, इसके बाद सब चीजें हमने छोड़ दी हैं आगे पढ़ने के लिए। फिर आगे क्या हमने पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, जो वर्णन जिसमें करना होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझिए जिसमें टेस्टिंग होती है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री की, जिसमें आपके पास चर होते हैं, दो प्रकार के चर, इंडिपेंडेंट जो आपके हाथ नियंत्रण में नहीं होता है, डिपेंडेंट जो आपके नियंत्रण में है। अगला क्या है, हमने दो प्रकार की स्टेज पढ़ी जो आपके आरईटी के पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आगे रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। क्रॉस सेक्शनल क्या था, इसमें समय एक रहता है पर चर अलग अलग होते हैं, आप अलग अलग पे एक साथ सोच करके उसका रिजल्ट बताते हैं, जो कि आप लोगों ने बताया, मुझको समझाया कि वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि क्या एक ही समय पे आप कई लोगों पर रिसर्च करके एक मत दे सकते हैं, सही नहीं दे सकते, क्योंकि आप वहाँ पे क्वांटिटेटिव है रिसर्च होगी ना कि क्वालिटेटिव। मैं बचना चाहूंगा इससे कि आप लोग फिर पूछेंगे क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, अभी बहुत आगे है वो। आगे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल हमने क्या जाना, समय अलग अलग रहता है पर चर एक ही रहता है। मतलब अगर हमको शोध करना है कि लड़कियों की मनोदशा क्या होती है, तो मेरे हाथ में है कि मैं पूजा, स्वाति, जया, विदा सबको एक साथ खड़ा करके बताऊं इनके स्वभाव में क्या क्या अंतर है, ये होता है, तो उसमें जो कॉमन चीजें निकलेंगी वो हो जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा इस समय में ऐसा ऐसा बदलाव आता है, ये होता है। मान लीजिए इनके विरसा को मैंने 10 साल पहले जब विरसा थी तब मैंने पकड़ा, स्वाति को 20 साल की उम्र गैप में, या तो मैं क्या करूं विरसा के बचपन से लेके उनके मरने तक उसके ऊपर शोध करूं कि हाँ उन्होंने क्या क्या कब क्या क्या कैसे था। तो किसी चीज को गहराई से जानने के लिए आपको क्या लगता है, गहराई से जानने के लिए क्रॉस सेक्शनल सही है कि लॉन्गिट्यूडनल सही है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल सही है सर। हाँ, और क्वालिटी, लॉन्गिट्यूड किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी? लॉन्गिट्यूडनल के। हाँ। लॉन्गिट्यूडनल की। अब लॉन्गिट्यूडनल की अच्छी होगी तो एक नई चीज आप जान दूसरा लीजिए। बेहतर हाँ, क्या है विकास? दूसरा बेहतर है, हाँ, परंतु बोलिए एक दोनों चीज। अपने-अपने उचित स्थानों पे सही हैं, नहीं नहीं नहीं, लॉन्गिट्यूडनल में कि दोनों का ही डायमीटर मुझे ऐसा प्रयोग होता लगता है है। कि ये जो क्रॉस सेक्शनल है ना, इसमें हमें वेरिएंट्स ज्यादा मिलेंगे। मतलब हाँ कि अगर क्रॉस ज्यादा सेक्शनल देखो, ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे तो वेरिएंट्स हम ज्यादा उसके मिलेंगे। ऊपर ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। हाँ लेकिन देखिए आपको बताऊं, मैं इसके लिए रिसर्च ने क्या बताया, जो क्रॉस सेक्शन है ना वो क्वांटिटेटिव है, मतलब इसमें चर बहुत ज्यादा, संख्याएं ज्यादा हैं, पर इसके अंदर क्वालिटी नहीं रहती कभी। मतलब आप चीजों को सतही रूप से जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप लोग कक्षा 10 में थे, ठीक है, आपने क्या किया, आप ये कहे 10 छोड़िए, आप इसी समय देखिए, आप जिस सत्र में है, जो मेरे साथ तीसरे सत्र में है,
आपने कभी एक ही प्रश्न पत्र में आपने कबीर को पढ़ा, उनका रहस्यवाद समझा, उसी में मीरा का रहस्यवाद समझा, उसी में तुलसी का रहस्यवाद समझा। ये क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, एक सब समझा। लेकिन अब देखिए, जब आप चौथे सत्र में जाएंगे तो आपके क्या होगा, केवल एक पूरा पेपर आप चुन सकते हैं केवल कबीर के ऊपर। आप पूरे में कबीर का रहस्यवाद शुरू से अंत तक समझेंगे। तो अब देखिए, इसमें क्वांटिटी ज्यादा है पर क्वालिटी इसमें ज्यादा है कि आपने एक ही को समझा पर बहुत सही से समझा। पूरा प्रश्न पत्र आपका एक ही पे पूरा हो जाएगा। समझिए, मतलब इसमें आपने कई लोगों को एक साथ समझा, इसमें एक लोग को बहुत लंबे से समझा। लोग कहते नहीं है कि खैर आजकल तो बहुत इस समय चलता है कि कहते हैं कैसे, कुछ लोग एक साल में 10 दोस्त बनाते हैं, किसी का एक दोस्त 10 साल तक चलता है। तो ये होता है कि आप लंबे समय तक, इसलिए क्या हुआ ना कि रिसर्च क्या कहती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है ये भले समय लेती है पर इससे बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें आपको मिलती है। ठीक है, आप दोनों को समान कभी नहीं आंक सकते। अच्छा, आप में स्कोर जो क्या है कि दोनों का क्वालिटी, दोनों की जो क्वालिटी वो समान है, दोनों के अंत में एक ही सेम परिणाम कोई कह सकता है निकलेगा? मान लीजिए जो आप दो पेड़ जो पकड़े हैं, एक 10 साल का पेड़, एक 20 साल का पेड़, हो सकता है इस बेचारे को कहते हैं 10 साल का था, इसके बाद इसको खाद पानी ना मिले तो उसकी क्या परिस्थिति हो, ऐसी हो जाएगी। लेकिन आपने जिसपे उस समय रिसर्च किया था क्रॉस सेक्शनल में, वो भाई खा के मोटा ताजा था, तो आप कहेंगे कि नहीं आम का पेड़ मोटा हो जाता है एक समय के साथ। आप उस समय तो सही रहेंगे कि आपने अलग एक समय पे अलग अलग उम्र के पेड़ों को पकड़ा। लेकिन आप लंबे, एक आप देखें तथ्यात्मक रूप से आप गलत हो जाएंगे जब आप, एक व्यक्ति अगर उसको लंबे समय तक पेड़ों का अध्ययन करेगा, तब वो, जैसे कि आपको पता होगा कि आप देखते हैं लोग कहते हैं कि पेड़ों के अंदर जो छाले होते हैं वो बताते हैं कि कितने साल के हैं पेड़। ठीक है, ये हमको कैसे पता चला? जब किसी ने एक लंबे समय तक उस पर शोध किया होगा। ठीक है, तो उसमें हम जाते जाते आपको एक अंतिम चीज बता देते हैं, आप इसको समझिए। एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है इसमें संख्याएं ज्यादा है, एक होता है इसमें क्वालिटी ज्यादा है। आप लोग किसको चुनेंगे, क्वालिटी की संख्या को? क्वालिटी को। हम्म। सर तो देख, दोनों का यूज है क्वालिटी लाइफ को में। ही। हाँ, चूज दोनों का, पर आपको जो बेहतर क्वांटिटेटिव, हाँ, नहीं, बेहतर आप क्या मतलब किसी को एक करना। दूसरे का जगह कोई नहीं ले सकता ना। मतलब क्वालिटेटिव तो ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि वो डेप्थ में जाता है, एक्सपीरियंस की डेप्थ में जाता है। हाँ, जैसे और कि वो मैं तो आपको है बताऊं, तो जैसे एनालिटिकल टाइप का है। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब आप करने जाएंगी, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप करने जाएंगी, अब हिंदी से हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप करने हैं, वर्णन करना ही है। तो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पूरे काल को ऊपर रिसर्च करते हैं कि इस काल के ये कवि थे, उन्होंने 10 कवियों को पकड़ा। वो आपसे बेहतर नहीं जान सकते आप अगर उसी काल के किसी एक कवि या दो कवि को पकड़ के आप उनके ऊपर शोध करते हैं 2 साल। तो आप बेहतर देखिए, आप ये कह सकते हैं उनके पास एक जो ज्ञान है, कई कवियों को लेके वो बेहतर बता सकते हैं, पर उन दो विशेष कवियों को लेके वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे कभी, क्योंकि आपने उनके ऊपर विशेष अध्ययन किया है। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसको हमेशा महत्ता दी जाती है। खैर, अब इस समय एक मूल्यांकन का दौर है कि आप दो आलोचकों को भिड़ा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। पहले के समय में केवल एक के ऊपर शोध होता था, आप किसी एक को पकड़िए 3-4 साल उस पर शोध कीजिए, उससे क्या होता, परिणाम अधिक मिलते थे। अब क्या हो गया, आप पूरे काल को पकड़ते हैं, कई कवियों को पकड़ते हैं, उस पर करके रह जाते हैं, ना आपको कुछ नया परिणाम मिलता है ना सामने वाले को मिलता है। तो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव के बीच में आपको जब चुनना हो, जब आपके विकल्प आपका आ जाए, कभी कभी प्रश्न आते हैं ऐसे कि दोनों में से सही कौन सा है, आपको जब सीक्वेंस पूछ, कभी पिछली बार सीक्वेंस पूछते, सीक्वेंस कौन सही है, तो आपको हमेशा क्वालिटेटिव आपका आगे रहेगा, क्वालिटेटिव सबसे अच्छा वो माना जाता है, फिर क्वांटिटेटिव आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जाना है, एक जाना है डायरेक्ट वेरिएबल क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएबल क्या है, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और हमने ये दोनों चीजें और नहीं जानी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें कुछ कुछ पल्ले पड़ी क्या थी? हाँ। किसी का कोई प्रश्न हो? भैया हम्म। ये क्वांटिटेटिव में